बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 2026 का पार्ट बी अटैम्प्ट करने लगे। इसका पार्ट ए हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था NPML, तो इसका पार्ट बी है जिसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमारे पास डिस्क्राइब एनी 4 ऑडिट प्रोसीजर्स दैट शुड बी परफॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द डिफरेंसेस आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट। तो इन्वेंट्री काउंट से पर्टेन करते हुए कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स आपको यहाँ पर बताने। NPML होल्ड्स अ स्मॉल नंबर ऑफ हाई वैल्यू रोबोटिक कंपोनेंट्स। हमारे पास कुछ हाई वैल्यू रोबोटिक कंपोनेंट्स हैं एंड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लो वैल्यू स्क्रू एंड बोल्ट्स। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स हैं, कुछ हाई वैल्यू हैं और बहुत कम है, और कुछ लो वैल्यू हैं जो कि लार्ज नंबर में अवेलेबल है। द ऑडिट टीम टेस्टेड ऑल हाई वैल्यू आइटम्स एंड सेलेक्टेड अ सैम्पल ऑफ लो वैल्यू आइटम्स। ऑडिट टीम ने क्या किया, हाई वैल्यू आइटम्स सारे टेस्ट किए और जो लो वैल्यू आइटम है उनको सैम्पल बेसिस पर काम किया उनके ऊपर। ऐसे ही करते हैं हम, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। द फॉलोइंग क्वांटिटी डिफरेंसेस वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट। लेकिन इन्वेंट्री काउंट के दौरान हमें कुछ मसले नज़र आए, कुछ डिफरेंसेस नज़र आए। जैसे कि रोबोटिक कंपोनेंट हमारे पास रिकॉर्ड्स के हिसाब से 120 हैं और फिजिकली जब काउंट किए तो 114 आ रहे थे। स्क्रू के यूनिट्स देखे तो 48,000 थे और फिजिकल में ये 50,500 आ रहे थे। तो एक जगह पर एक्सेसिव आ रहे थे और एक जगह पर शॉर्टेज आ रही थी। ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ सैम्पल्ड लो वैल्यू आइटम्स अ प्राइसिंग एरर वॉज ऑल्सो आइडेंटिफाइड। जब हम लो वैल्यू आइटम में काम कर रहे थे जैसे स्क्रू या अदर बोल्ट्स वगैरह में, तो हमें कुछ प्राइसिंग एरर भी नज़र आया। प्राइसिंग एरर क्या हो सकता है, मतलब किसी यूनिट की प्राइस गलत रिकॉर्ड कर ली। मैनेजमेंट एक्सप्लेन दैट दिस एरर अरोज ड्यू टू अ मिस्टेक मेड बाय अ टेम्पररी क्लर्क who has since left NPML and asserted। asserted का मतलब उन्होंने ये एक तरह से स्टेटमेंट दी, हमें यकीन दिलाया that the error is isolated and does not affect the valuation of the remaining inventory। इनका कहना है कि जो मसला आपने देखा है ना, बस इसी में प्राइस का मसला है, ऐसा नहीं है कि इसका मसला जो है वो दूसरी जगहों पर भी आ रहा होगा। तो इनके कहने का मतलब है, मतलब इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक तरह का एनोमलस मिस स्टेटमेंट है या एनोमली मिस स्टेटमेंट है। एनोमली मिस स्टेटमेंट है, तो बराए मेहरबानी आप इसको प्रोजेक्ट ना करें। यही मतलब होता है एनोमली का, कि हम इसको प्रोजेक्शन में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप 4 ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं जो कि हमारे लिए यहाँ पर परफॉर्म किए जा सकें। किस मकसद के लिए? इन्वेंट्री काउंट के प्रोसीजर नहीं, इन्वेंट्री काउंट हम कर चुके हैं, लेकिन ये जो डिफरेंसेस निकले हैं ना, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमें स्टॉक काउंट के प्रोसीजर पूछे होते हैं तो मैं उसके हिसाब से सोचता, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि इन्वेंट्री काउंट में डिफरेंस निकले उसके लिए प्रोसीजर बताओ। तो अब डिफरेंसेस को जहन में रखते हुए सोचिएगा। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि मेरे पास जो मसला है वो ये है कि एज पर रिकॉर्ड्स एक डेटा आ रहा है और एज पर फिजिकल काउंट आ रहा है। एज पर रिकॉर्ड्स मेरे पास डेटा किस तरीके से आ रहा होगा, मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, लेट्स से जो भी अमाउंट है, और फिर उसके अंदर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ लेट्स से एडिशंस किए होंगे, कुछ आया होगा उसके अंदर मेरी इन्वेंट्री में, तो मैं इसको स्टॉक इन कह लेता हूँ। मैंने स्टॉक इन किया होगा। मैं परचेज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि ये स्पेसिफिकली इन्वेंट्री काउंट की बात कर रहा है, तो मतलब हम जहाँ पर खड़े हैं वो वेयर हाउस है। अब वेयर हाउस के अंदर कुछ भी आता है तो उसका मतलब वो परचेज नहीं बनता, वो बेसिकली गुड्स रिसीव नोट प्रिपेयर होता है उसके लिए। तो गुड्स रिसीव नोट हो रहा है मतलब मेरे पास स्टॉक ऐड हो रहा है, स्टॉक इन हो रहा है। फिर उसके अलावा वेयर हाउस का काम नहीं है परचेज का हिसाब किताब रखना। वेयर हाउस का काम सिर्फ इतना है कि स्टॉक कितना आया, कितना गया और कितना बचा हुआ है, उसका काम ये हिसाब किताब करना है। और स्टॉक आउट कितना हुआ मेरे पास, मतलब डिस्पैच। इन दो को जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे पास जो बैलेंस आ रहा होगा वो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा एज पर रिकॉर्ड्स विच इज़ 120 और 48,000। तो ये मैंने अपने जहन में एक डायग्राम प्रिपेयर कर ली। अब मैं इसके लिए क्या काम कर सकता हूँ ये वेरीफाई करने के लिए कि 120 और 114 का जो डिफरेंस है, मतलब 6 यूनिट्स का डिफरेंस किस वजह से आ सकता है, और 6 यूनिट्स भी शॉर्ट आ रहे हैं फिजिकल में। अब देखो, आप ये काम करो सबसे पहले तो कि आप ये जो डिफरेंस है ना 6 यूनिट्स के, चेक करो जाकर कि क्या करीब में रिसेंटली
6 यूनिट्स का कोई स्टॉक इन आ रहा हो, शायद रिकॉर्ड ना किया हो इसीलिए शॉर्टेज आ रही है, या शायद 6 यूनिट ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए हो, गलत रिकॉर्ड कर लिए हो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड कर लिए हो, इस तरह का इशू आ सकता है आपके पास। तो आप एक सिंपल सा काम करेंगे सबसे पहले कि आप ट्रेस करेंगे इस डिफरेंस को। कहाँ पर? स्टॉक इनमें कर सकते हैं, मतलब रिसीविंग के अंदर। आप इसको डिस्पैच के अंदर ट्रेस कर सकते हैं कि क्या इस तरह का जो डिफरेंस है, इस तरह का सिमिलर नंबर मुझे रिसीविंग में या डिस्पैच के अंदर नज़र आ रहा है। अगर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि मैंने 6 यूनिट्स की रिसीविंग डबल रिकॉर्ड कर ली हो, गलत रिकॉर्ड कर ली हो। ये 60 यूनिट्स हो, मैंने 6 रिकॉर्ड कर ली फॉर एनी रीज़न। तो आप एक काम तो ये ट्रेस करने वाला कर लेंगे डिफरेंसेस को, ठीक है। दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि क्योंकि फिज़िकली ये 6 यूनिट गायब हैं, अब अगर मेरे रिकॉर्ड्स ठीक हैं तो मसला फिज़िकल के अंदर है। दूसरी चीज़, अगर फिज़िकल में मसला है तो मैं अगला सवाल मैनेजमेंट से जाकर करूँगा, मतलब इन्वेस्टिगेट करूँगा कि क्या ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो शॉर्टेजेस हैं, क्या ये चोरी हुआ है, क्या ये रिकॉर्ड एरर की वजह से, या फिर ये कोई टाइमिंग डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे जो कि हम नॉर्मली कट ऑफ में शुमार कर रहे होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि 31 दिसंबर का ईयर एंड आ गया था, 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया था मेरे पास, और मैंने कुछ गुड्स डिस्पैच तो कर दी थी लेकिन मैंने उनको सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फिज़िकली वो गुड्स चली गई हैं लेकिन सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो आप सिंपली मैनेजमेंट से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि फ़िज़िकली शॉर्टेज होने की वजह चोरी है, क्या ये शॉर्टेज की वजह कट ऑफ का मसला है, मतलब आपने कोई इन्वेंट्री डिस्पैच कर दी, रिकॉर्ड नहीं करी, या फिर ये कोई रिकॉर्डिंग एरर है, गलत रिकॉर्ड कर लिया आपने। ये 2 प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिया आपने। फिर इसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पास, अब कुछ प्रोसीजर्स इस पर परफॉर्म कर लेते हैं स्क्रू यूनिट्स के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास सिस्टम में कम रिकॉर्ड हुए हैं, मतलब हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर 48,000 आ रहे हैं, फिजिकली ज़्यादा यूनिट्स आ रहे हैं। अब फिजिकली ज़्यादा यूनिट्स आना एक समझ नहीं आती बात। तो फिजिकली अगर यूनिट ज़्यादा आ रहे हैं तो आप मैनेजमेंट से पहला सवाल कर सकते हैं कि ये जितने भी यूनिट्स मेरे पास फिजिकली ज़्यादा आ रहे हैं, ये क्या आपने कोई एक्सेस क्वांटिटी किसी और की तो नहीं रखी हुई? आप मैनेजमेंट से ये सवाल कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 10,500 का, इन्वेस्टिगेट कि क्या ये 10,500 यूनिट्स हमसे बिलोंग करते हैं, कहीं ये किसी और की इन्वेंट्री तो नहीं रखी हुई। कैसे पता चलेगा? ये 10,500 जिसके यूनिट्स हैं, कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ होगा। आप ये चेक कर लीजिए कि क्या इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो राइट्स हैं वो हमारे स्टैब्लिश हो रहे हैं या किसी और के राइट्स आ रहे हैं इसके ऊपर। और कौन से प्रोसीजर्स मैं परफॉर्म कर सकता हूँ? सर मैं जो अफेक्टेड आइटम है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास सिस्टम में 48,000 गुड्स आ रही हैं और 50,500 गुड्स मेरे पास फिजिकली अवेलेबल हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन 50,000 में से जो 48,000 सिस्टम में रिकॉर्डेड है उनको अलग करके 10,500 को अलग से जाकर गिनता हूँ और चेक करता हूँ कि इन गुड्स में मसला क्या है। हो सकता है कि ये जो गुड्स हमारे पास फिजिकली आ रही हो ये एक्सपायर्ड हो। अब यहाँ पर अगर मेडिसिन या कोई और आइटम होता तो मैं एक्सपायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता, लेकिन क्योंकि स्क्रू है तो मैं जाकर चेक कर सकता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं ये ख़राब हो, ऐसा तो नहीं इस पर जंग लग गया हो, ये किसी काम का ना हो, इसीलिए मैनेजमेंट ने इसे राइट ऑफ कर दिया हो। तो आप इस तरह से मैनेजमेंट से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और आप इन डिफरेंसेस के ऊपर स्टॉक काउंट दोबारा से भी परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ आता हूँ मैं। डिस्कस whether the auditor should project the pricing error identified in the sample of low value inventory items। दूसरा हमें एक मसला मिला था कि हमारे पास कुछ लो वैल्यू आइटम्स थे, जैसे ये नट बोल्ट वगैरह, इसमें कुछ प्राइसिंग का एरर आ रहा था। मतलब ₹1 का नट था जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ होगा शायद 1.05 के ऊपर, क्योंकि लो वैल्यू आइटम है। तो अब उसने हमें ये रीज़न दिया कि ये जो डिफरेंस है ना 0.05 का, ये इस 1-2 नट के लिए ही है, इसको सबके ऊपर प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमें ₹5 की मिस स्टेटमेंट मिली आउट ऑफ, मेरा सैंपल था ₹100 का, तो मुझे ₹100 में से ₹5 की मिस स्टेटमेंट मिली। अब मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा सैंपल साइज तो 100 का था लेकिन टोटल पॉपुलेशन अगर 1000 की थी, तो मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ कि अगर ये मिस स्टेटमेंट हर 100 आइटम में हुई तो मेरे पास तकरीबन ₹50 की मिस स्टेटमेंट बन जाएगी। क्या ₹50 की मिस स्टेटमेंट देखी आपने? नहीं सर, हमने तो नहीं देखी। तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? मैं प्रोजेक्शन की बेसिस पर क्लेम करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरे पास एक स्टैंडर्ड है विच इज़
आइजा 450 जो मुझे गाइड करता है इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट कि मुझे किन को मिस स्टेटमेंट कंसीडर करना है नहीं करना, और फिर उस बुनियाद के ऊपर मैं इनको प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ। तो अब यहाँ पर आपसे वो सवाल कर रहा है कि ये जो डिफरेंस है ना, क्या इसको मुझे प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रही है कि ये गलती जो है ये हमारे क्लर्क की वजह से हुई है और वो सिर्फ एक जगह पे गलती हुई है, तो आप बराए मेहरबानी इस प्राइसिंग डिफरेंस को 5 रुपए का ही माने, इसको 50 रुपए समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे ठीक है वेरी गुड, हम 5 मान लेते हैं। कभी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सामने से मैनेजमेंट अपनी गलती कभी भी मानती नहीं है। आपको हमेशा उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके उनका मुंह खुलवाना पड़ता है। अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये मसला क्लर्क की वजह से हुआ था, तो आप हाँ में हाँ मिलाकर उनकी वापस नहीं आ जाएंगे। आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एप्लीकेशन करेंगे और आप उन्हें सीधी सी बात कहेंगे। क्या बोलेंगे आप उन्हें कि भाई मैं कैसे यकीन कर लूँ। अब इस सिचुएशन में हमारा आंसर किस तरीके से आएगा, देखें सबसे पहले तो हमारा आंसर आएगा कि क्या ये मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। हम इस मिस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करेंगे। देखो प्राइसिंग एरर है और प्राइसिंग एरर की वजह से ये हमारे पास एक अदद प्राइसिंग एरर है, और प्राइसिंग एरर की वजह से हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अफेक्ट हो रही होती है। तो अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अफेक्ट हो रही है तो इसका मतलब मेरे लिए ये मिस स्टेटमेंट तो है, मेरे लिए ये मिस स्टेटमेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एनॉमली है, मतलब ये वन ऑफ है, या फिर इसको मुझे और प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। मेरा सवाल ये उठता है सारा का सारा। अब जो मैनेजमेंट ने मुझे एक्सप्लेनेशन दी है, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन मेरे पास काफ़ी नहीं है। आप ये बात एग्जामिनर को भी कम्युनिकेट करेंगे। मैं यहाँ पर की पॉइंट्स लिख रहा हूँ। मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन इज नॉट सफिशिएंट। क्यों सर, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन मेरे लिए सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट का तो काम है झूठ बोलना, अपने आप को डिफेंड करना। तो अब हम इस सूरत में क्या कर सकते हैं? देखो मैनेजमेंट कह रही है ना कि ये उस क्लर्क का मसला है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्लर्क से इंक्वायरी कर लेते हैं, लेकिन वो क्लर्क तो छोड़ के जा चुका है, तो मेरा रिस्क और बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं एक काम करूंगा कि मैं रिव्यू कर लूंगा प्राइस डिटर्मिनेशन, कि आप प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन कर रहे होते हैं किन किन गुड्स की। फिर उसके अलावा उस क्लर्क ने और भी गुड्स की प्राइस डिटरमाइन की होगी। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ अदर आइटम्स, लेकिन ध्यान रहे उसी क्लर्क की रिकॉर्ड करदा। उसी क्लर्क की रिकॉर्ड करदा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम क्लर्क। तो मैं सेम क्लर्क की रिकॉर्ड करदा जो दूसरी एडजस्टमेंट्स हैं, मैं उनको भी चेक कर लूँगा कि क्या वो एडजस्टमेंट्स भी, उनमें भी मसला है, उन प्राइसिंग में भी मसला है, या सिर्फ इसी एक में मसला है। तो अगर बाकियों में भी मसला आ रहा होगा तो अल्टीमेटली उस क्लर्क की रिकॉर्ड करदा हर प्राइसिंग के अंदर कोई मसला होगा, फिर मेरा रिस्क और बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में मैं दूसरी प्राइसिंग के ऊपर भी काम करूँगा, मैं हाई वैल्यू की तरफ भी जाऊँगा। और अगर हर जगह पर कुछ कुछ मसला आ रहा है तो इसका मतलब कि मुझे इस मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे ये बात पता चल जाती है कि सिर्फ इस एक दो प्राइसिंग में ही मसला था, तो फिर ये एक एनॉमली मिस स्टेटमेंट है, मैं इसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँगा। तो फिर आखिर में आप एक बात लिख देंगे कि इफ ऑडिटर कंक्लूड्स, या फिर ऑब्टेन ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ रहेगा कि मैं ऑब्टेन कर लेता हूँ sufficient appropriate audit evidence that ये जो मिस स्टेटमेंट है मेरे पास, ये मिस स्टेटमेंट इज ड्यू टू एरर है, और ये जो है एक अदद एनॉमली मिस स्टेटमेंट है, ये एक एनॉमली मिस स्टेटमेंट है। अब एनॉमली मिस स्टेटमेंट के सूरत में मैं इसको दूसरे चीज़ों के साथ प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँगा। लेकिन अगर
ऑडिटर कंक्लूड करता है और ऑब्टेन नहीं कर पाता सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो इस सूरत में ये इस मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट कर रहा होगा ऑन पॉपुलेशन। क्योंकि लो वैल्यू आइटम में मैं सैंपल पर काम कर रहा था, तो मैं अल्टीमेटली इसको प्रोजेक्ट करूंगा अदर लो वैल्यू आइटम्स के ऊपर, और फिर जो मेरे पास प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट आएगी, ये आइजा 450 का सवाल है, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट आएगी, मैं इस प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को एग्रीगेट करूंगा। किसके साथ? मैं एग्रीगेट कर लूंगा इस प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को अदर मिस स्टेटमेंट के साथ, और जब मैं अदर मिस स्टेटमेंट के साथ इसको एग्रीगेट कर लूंगा तो अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास कितनी मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड हैं। एंड देन लेट्स से मेरे पास 100 रुपए की आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा अपनी मटीरियलिटी के साथ। अगर मेरी मटीरियलिटी 100 रुपए से कम है, अगर मेरी मटीरियलिटी फॉर सपोज 120 रुपए और मेरे पास जो मसले निकले वो 100 रुपए के हैं, तो फिर अब मैं काम करूंगा, मैं इसको परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से कंपेयर कर लूंगा। अगला काम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेट्स से 90, तो अब ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, तो मेरे लिए रिस्क यहाँ पर ज़्यादा है, मुझे रात को सुकून से नींद नहीं आएगी इसकी वजह से। अब इस सिचुएशन में मुझे इसके ऊपर मज़ीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये मसला सिर्फ 100 तक ही प्रोजेक्टेड है या ये मसला और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मुझे मज़ीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद ये बात पता चलती है कि ये मसला 100 रुपये तक महदूद है, तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर ये मसला 120 या उसको क्रॉस कर जाता है, तो फिर इस सिचुएशन में मैं मैनेजमेंट से बात करूँगा कि वो इसको एडजस्ट करें। अगर वो इसको एडजस्ट नहीं करते तो फिर मैं अपना ओपिनियन क्वालिफाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये आगे वाली इतनी सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जस्ट 4 नंबर का सवाल है, लेकिन मैंने आप लोगों से डिस्कशन इस वजह से कि शायद अगली अटेम्प्ट में ये सवाल 8 नंबर का बन के आ जाए, 10 नंबर का बन के आ जाए, तो ये आगे की डिस्कशन जो फ़िलहाल इररेलेवेंट है, रेलेवेंट बन जाएगी।